Good morning, all of you. Welcome back in chemistry tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. Today chapter is chapter number 1, class 8, how, when and where. तो फ्रेंड्स हम इसमें बात करेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। एक समय था जब हिस्टोरियन फैसिनेट करते थे डेट्स के थ्रू समय को, और इस पर हिस्टोरियन के हीट डिबेट्स भी होते थे कि डेट कौन सा होना चाहिए। उसके अलावा उस किस डेट में कौन सा रूलर जो है जिसका राज्याभिषेक हुआ उसने कौन सी बैटल यानी कि कौन से युद्ध लड़े। ये कॉमन सेंस की बातें थी कि हिस्ट्री में डेट और टाइम को इम्पोर्टेंस दिया जाता था हिस्टोरियंस के थ्रू। उसके अलावा हम लोग कभी कभी ये भी कॉन्सेप्ट देखते हैं या फिर सुनते हैं कि हिस्ट्री जो होती है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है, क्योंकि इसमें डेट्स को याद करना पड़ता है। और हम ये जानेंगे कि ये कंसेप्शन कहाँ तक पूरी तरीके से मतलब सही है या फिर हिस्ट्री हमारे लिए रियल में इम्पोर्टेंट होती है। हिस्ट्री चेंजेस है पूरे समय का, क्योंकि ये बताती है पास्ट के बारे में और ये भी बताती हैं कि चीज़ें कैसे बदली हैं आज तक। उसके अलावे ये समझाने की कोशिश करती है कि हमने प्रेजेंट में पास्ट में हमने क्या देखा था और प्रेजेंट में हम क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि पास्ट से हम सीखते हैं और अपने प्रेजेंट को सुधारते हैं। हम लोग समय को रेफर करते हैं, हम लोग बात करते हैं बिफोर और आफ्टर की। हम लोग जिस संसार में हमेशा से रहते आ रहे हैं या रहते हैं, हिस्टोरियन उसमें सवाल करते हैं। उसमें ये भी बातें हैं कि हम लोग अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं। और हम ये भी पाते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में चीज़ें मिल जाएंगी जिसके बारे में हमारे दिमाग में बहुत कुछ सवाल उठना शुरू हो जाएगा। साथ साथ ये भी शुरू हो जाएगा कि आखिर ये कब स्टार्ट हुआ होगा या फिर इसका फाउंडेशन कब रखा गया होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं रोड साइड टी स्टॉल को और लोगों को देखते हैं चाय पीते हुए, तो आखिर हमारे मन में ये सवाल तो आने लाजमी है कि किसी न किसी दिन किसी ने चाय पी होगी या फिर ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी जिससे लोग एडिक्टेड हो गए चाय के। उसके अलावे अगर हम जब विंडो पर बैठे हैं, ट्रेन पर चढ़ के विंडो के पास मतलब बैठे हैं और उस वक्त हम बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमारे दिमाग में ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर ट्रेन सबसे पहली बार कब चली होगी, फर्स्ट टाइम कितने डिस्टेंस तक चली होगी। या फिर हम लोग सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो जानने की उत्सुकता ये भी होगी कि सबसे पहले पेपर कब छपा होगा या पेपर तो इस तरह के सवाल फ्रेंड्स हमारे दिलो दिमाग में उठ सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फ्रेंड्स आप फिगर देख रहे होंगे जिसमें दिखाया गया है कि ब्राह्मण्स जो है अपनी होली बुक्स को ब्रिटेन को सौंप रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स बात है ये जेम्स रैनल की बनाई हुई ये तस्वीर है जिसमें ये ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि ब्रिटेन को
ब्राह्मण जो है अपने शास्त्र को ऑफर कर रहे हैं या हॉली बुक को उन्हें दे रहा है। ने रेनेल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल से पूछा था और कहा था कि एक मैप बनाना है हिंदुस्तान का, और जिसमें ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हुए उस मैप में शो करना है। उसके अलावे रेनेल ने तब क्या किया, उसने भी आनन फानन में मतलब जल्दी में एक मैप प्रिपेयर किया, क्योंकि इस ऑर्डर को उसने मतलब ध्यान से लिया, और या फिर ऐसे कहा जाए कि उसने फॉलो किया। और उस पिक्चर में हियर ट्राई टू सजेस्ट दैट इंडियन विलिंगली गिव, तो उसमें ये दिखाया गया कि इंडियंस अपनी इच्छा से ब्रिटानिया को आ, अपना होली बुक सौंप रहे हैं। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये ब्रिटिश के सिंबल ऑफ पावर, मतलब ब्रिटिशर्स का पावर हमसे ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये हम इंडियन कल्चर के प्रोटेक्टर हैं, ऐसा कहना चाहते हैं जेम्स रेनल इस तस्वीर को दिखाते हुए। क्योंकि हम लोग जो थे सोशलाइज नहीं थे, उनके आने से हम सोशलाइज हुए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग एबल नहीं थे अपने इंडियन कंट्री को रन कराने में या इसे चलाने में। तो ये फ्रेंड्स ज़्यादा दिख है, मतलब इंडियंस के लिए एक तरीके से, और उनके बारे में यानी कि ब्रिटेन के बारे में ये दिखाने की कोशिश की है कि वो काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज्ड थे, या फिर उन्हें रहन सहन का तरीका आता था, और वे हमें ये रहन सहन का तरीका सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं हमें यानी कि इंडियंस को आलोचना करने के लिए या अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए ऐसा किया गया। जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। तो समय के साथ साथ फ्रेंड्स हमारे मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं, और उसके अलावा ये भी टर्म आउट होता है कि किसी इंसिडेंट का या फिर किसी कल्चर हमारे कल्चर में किसी आदत का एग्जिस्टेंस हो जाना एक फिक्स टाइम और डेट के तहत है, या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के तहत है, जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कोई चीज़ें आखिर एक दिन में एग्जिस्ट करने लगी हमारी। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अगर कोई वॉर लड़ा जाता है, जैसे बक्सर का वॉर 1764 में, पानीपत का फर्स्ट वॉर 1726 में, और अगर हम बात करें तो ये एक पार्टिकुलर डेट है इसका। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे किसी मतलब चाय पीने की जैसे आदत को, तो वो हमारी लाइफ में एक दिन में नहीं आया था, एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद आया था, जिसका कोई एक सिंगल डेट नहीं है। जैसे उसी तरीके से हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये एक दिन की बात नहीं है। ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, लेकिन उन्होंने अपने रूल को एस्टेब्लिश नहीं कर दिया था आने के साथ साथ। पहले उन्होंने बिजनेस किया, एज अ बिजनेसमैन वो लोग यहाँ रहे, उसके बाद यहाँ की इकोनॉमी को समझा, उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, यहाँ पर शासक बन बैठे। तो हम लोग ये बातें रख सकते हैं फ्रेंड्स की, या फिर कह सकते हैं कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता है किसी भी
बड़ी चीज़ के एग्जिस्टेंस में कोई एक दिन की बातें नहीं होती है। अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंज बिकेम विजिबल, और तब जाकर के बहुत सारी पार्टिकुलर चेंजेस जो होती हैं वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जो चेंजेस एक बार में नहीं आती हैं। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि आखिर अ स्ट्रिंग ऑफ डेट है हिस्ट्री, इस ऐसा एसोसिएट करने का रीज़न है क्योंकि जब कभी भी हिस्ट्री जो है, अगर हम अकाउंट करते हैं उसमें बैटल की और एक बिग इवेंट की, तो हम उसमें डेट डालते हैं क्योंकि बैटल का डेट होता है एक पर्टिकुलर डेट। बट हम बात करें रूलर्स की और उनकी पॉलिसीज़ की, तो रूलर्स जो है पार्टिकुलर पॉलिसीज़ को किसी एक दिन में शायद बना ले, लेकिन किसी पॉलिसी को अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आना या उसे प्रोक्लेम करवाना या पूरी तरीके से लोगों के अंदर चलवाना या उनसे ऐसा एक्सेप्ट करवाना, ये एक दिन की बात नहीं होती है। हिस्टोरियंस ने लिखा है द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड, कि किस साल किस राजा का राज्याभिषेक हुआ। साल जो है, किस साल मतलब उनकी शादी हुई, किस साल वो मरे, किस साल या फिर उनके बच्चे हुए, या फिर कब उनके सक्सेसर ने उन्हें थ्रोन से सक्सीड किया। तो ये जो इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, इनकी स्पेसिफिक डेट हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्रीज जो है such as these debates about dates continue to be important। तो ये जो भी डिबेट्स हैं ये कंटिन्यू करते हैं कि हमारी लाइफ में मतलब हिस्ट्री में डेट इम्पोर्टेंट होते हैं। और ज़्यादातर जब राजा जो होते थे अपनी बायोग्राफीज लिखवाते थे, तो इन चीज़ों को मेंशन करने के लिए बोलते थे कि उन्होंने कौन कौन से वॉर लड़े, या उनका उन कब वो गद्दी पर बैठे, या फिर उनके सक्सेसर कब आए और उनकी गद्दी संभाली। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में लिखी जाती हैं फ्रेंड्स। आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में देखा होगा, बीते 2 सालों में हिस्टोरियंस अब क्या लिखते हैं, तो होस्ट ऑफ अदर इश्यूज को लिखते हैं और अदर क्वेश्चंस को लिखते हैं। वे लोग देखते हैं कि लोग जो थे अपने लिवलीहुड को अर्न कैसे कर रहे थे। वो लोग देखते हैं कि वो लोग खाने के लिए क्या प्रोड्यूस करते थे। वो लोग सिटी को कैसे डेवलप किए थे, मार्केट कैसे एग्जिस्ट करता था, किंगडम कैसे फॉर्म हुए, और उसमें न्यू आइडिया कैसे स्प्रेड होने लगा। उनकी जो कल्चर्स थे, उनकी जो सोसाइटी थी, अचानक धीरे धीरे कैसे बदलने लगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन टी, यानी कि लिप्टन टी का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं कि किस रॉयल तरीके से दिखाया गया है इस तस्वीर में, आ, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये टेस्ट को क्रिएट कर रहा है। फ्रेंड्स, ये 1922 का एडवर्टीजमेंट है लिप्टन टी का। तो फ्रेंड्स, हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस वक्त भी लोग चाय पीते थे। और उसके अलावा इसमें दिखाया गया है फ्रेंड्स कि ये जो हॉर्स बैक पर बैठा व्यक्ति है वो क्वीन विक्टोरिया का तीसरा लड़का है, यानी कि तीसरा बेटा है, प्रिंस आर्थर, हु वाज गिवन द टाइटल डक ऑफ कनॉट, ड्यूक का। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि
इंडियन पैलेस में मतलब ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है कि रॉयल लोग भी चाय पीते थे, और आप भी खरीद के पियोगे तो आप भी रॉयल हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का मतलब कहीं इंटेंशन को दिखाया जाता था, या फिर ऐसा कहें कि इस तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता था कि हाँ, राजा महाराजा भी चाय इसको इस चाय को पीते हैं, तो आप भी पिए और राजा महाराजा की तरह खुद को फील करें, मतलब शाही फील करें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, विच डेट्स, कौन सी क्राइटेरियाज थे जो कि हम लोग चूज करते हैं सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, कि डेट इम्पोर्टेंट होते हैं। जो डेट्स हम सेलेक्ट करते हैं या हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो हम लोग जो भी स्टोरी लिखते हैं फ्रेंड्स, वो तो जनरली पास्ट का ही की ही चीज़ें होती हैं, आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन द अराउंड, ये खुद में इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। दे बिकेम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। लेकिन स्टोरीज में इवेंट्स इम्पोर्टेंट होती है, जो कि एक सेट बनता है इवेंट्स का, तब जाकर के स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगती है। और अगर हम फोकस करें स्टडी चेंजेस की, तो हम लोगों ने शुरुआत की न्यू इशूज़ की, या फिर हम लोग बातें करेंगे न्यू इशूज़ की, न्यू सेट ऑफ डेट्स की, न्यू सेट ऑफ डेट्स जो कि अपीयर होंगे। उसके अलावा जैसे कि इस पर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, कि हिस्टोरियंस जो थे रिटेन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे इंडिया में, उन्होंने गवर्नर जनरल्स को इम्पोर्टेंस दिया। उसके अलावा हिस्ट्री जो थी बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और ये स्टार्ट होती है पहले गवर्नर जनरल से जिसका नाम वारेन हेस्टिंग्स है, और ये ख़त्म होती है वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पर। तो ये जो सेपरेट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं डीड्स ऑफ अदर, जैसे कि अदर गवर्नर जनरल्स या वायसरायस की, जैसे हेस्टिंग्स है, वेलेजली है, बेंटिंग है, डलहौजी है, कैनिंग है। उसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन है, कर्जन है, हार्डिंग है, इरविन है। तो फ्रेंड्स, ये का पूरा लिस्ट उभर के आएगा जिसमें गवर्नर जनरल्स के बारे में या उनके नाम के बारे में लिखा है, क्योंकि ये जो हिस्टोरियंस हैं ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो हैं ये वैल्यू देंगे अपने गवर्नर जनरल्स को, वाइसरायस को। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ज़रूरी होता है कि आखिर जो हिस्टोरियन है, लिखने वाला है, वो कौन है। अगर वो एक ब्रिटिश है तो ब्रिटिशर्स की बड़ाई लिखेगा, उनके बारे में अच्छा लिखेगा, उनको वैल्यू देगा, उनको इम्पोर्टेंस देगा अपने राइटिंग्स में। और यही चीज़ें चेंज तब हो जाएंगी जब एक इंडियन हिस्टोरियन रहेगा, तब वो लेकर के आएगा हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर को वो वैल्यू देगा और अपनी राइटिंग्स में उनके नाम लिखेगा। जैसे अगर हम बात करें तिलक की, हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, हम बात करें महात्मा गांधी की, हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो ये सारे जो नाम होंगे ये एक इंडियन हिस्टोरियन ही लिखेगा अपनी राइटिंग्स में, क्योंकि वो इंडियन है और वो इंडियन को वैल्यू देगा। लेकिन एक ब्रिटिश राइटर जो है वो अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखेगा, उनके सक्सेशन पीरियड को लिखेगा, जो गवर्नरशिप या वायसराय के होने के दौरान वो लोगों ने किया था, या फिर उनकी पर्सनालिटीज़ को वो लिंक करते हुए काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाएगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर वो गवर्नर्स थे या वाइसरॉयज थे तो उनकी पर्सनालिटीज़ तो थी, और उसके अलावा उनके एक्टिविटीज़ को दिखाएगा, उनके अचीवमेंट्स को दिखाएगा, और उनके पावर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्रोनोलॉजी है ऑफ देयर लाइव्स, मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
जब भी हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं, तो हम लोग उसे चैप्टर में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं या चैप्टर में डिवाइड करते हैं, जो कि जो स्टोरी होती है वो बताती है कि कैसे मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, कि हम लोग अपने दिमाग में कैसे सेंस को बनाएं और उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। तो फ्रेंड्स, इसे चैप्टर में बांटने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो रीडर है, यानी कि जो उस स्टोरी को या हिस्ट्री को पढ़ रहा है, वो अपने माइंड में पूरा का पूरा फिगर बना करके आगे बढ़ता जाए और उसे पूरी स्टोरी मतलब उसके दिमाग में बनती चली जाए। इस प्रोसेस में हम लोग फोकस करते हैं ओनली ऑन दोज इवेंट्स, जो इवेंट्स होती हैं उन पर, जो कि मदद करता है एक स्टोरी को शेप देने में, जो हम लोग कह रहे हैं। हिस्ट्रीज जो है ये रिवॉल्व करता है हमारी मतलब अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल के लाइफ के चारों तरफ। उनकी एक्टिविटीज़ जो थी ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, ये बिल्कुल भी मतलब फिट नहीं थी इंडियंस के लिए के बिहाफ में अगर कहें तो। और ना ही जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनके राइटिंग्स में, उनके बुक में इंडियंस के लिए कोई जगह थी, और या फिर जगह मिली भी होगी या है, तो हिस्टोरियंस के नज़र में इंडियंस का रियल वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है जो कि उनके बुक में मिलना चाहिए। व्हाट देन डू वी डू? क्लियरली बातें ये हैं कि वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। तो हमें एक अनदर फॉर्मेट की ज़रूरत है हमारी हिस्ट्री के लिए। हमारे जो पुराने डेट हैं विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक न रहे और इनका सिग्निफिकेंस न रहा जो आज है, मतलब जो पुराने समय में थे ओल्ड डेट्स। न्यू सेट्स जो हैं डेट्स के विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। आज जो न्यू डेट्स हैं, सेट ऑफ न्यू डेट्स, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंगस की तस्वीर है जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल था 1773 में। हिस्ट्री के बुक में इन्हें नरेट करते हुए बताया गया है द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल्स, और इनके बारे में लिखा गया है, इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, उनकी बायोग्राफीज में इन्हें ग्लोरीफाई किया गया है एज ए पर्सन। और उनकी पेंटिंग जो है मतलब एज ए पर्सन तो वो पर्सन थे ही, मतलब बायोग्राफीज में उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है उनके, जो कि ब्रिटिश राइटर्स ने लिखा है। एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर, और ये जो पेंटिंग है ये दिखा रही है कि ये एक पावरफुल, उनकी रॉयलिटी को भी दिखाया जाता है। हाउ डू वी पीरियोडाइज? 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं और एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं साथ साथ, इन्होंने पब्लिश की एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, मतलब इनका 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ एक बुक जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। और ये जो पीरियोडाइजेशन है इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, लेकिन किसी भी रूल में या फिर ऐसा बात करें कि ये जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न सबसे बड़ा फ्रेंड्स ये है क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जब हिंदू रूल कर रहे थे तो उस समय मुस्लिम एग्जिस्ट नहीं करते थे या फिर फॉरेनर्स का आना जाना नहीं होता था,
या फिर अगर हम बात करें कि हमारा जो कल्चर था, हमारा जो ट्रेडिशन था, उसमें किसी तरह का कोई भी एग्जिस्टेंस मुस्लिम रिलीजियन का या फिर किसी भी फॉरेनर्स का नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लेकिन ये बातें बिल्कुल जानते हैं, और ये बातें बहुत पुरानी है कि हमारा जो है बिजनेस या फिर ट्रेड जो है बाहर दूसरे देशों से पुराने समय से चलता आ रहा है। तो उनके कल्चर्स को, उनके ट्रेडिशन को, या फिर हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे खान पान को, हमारे लाइफस्टाइल को एक दूसरे से हमने लोगों ने शेयर किया हुआ है। तो केवल हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश लिखकर किसी मतलब किसी एग्जिस्टेंस को या किसी हिस्ट्री को इस तरीके से बांटने का जो तरीका है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं लगता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं central features as they appear to us, so the term through which we periodize। हम लोग periodize इसलिए होते हैं फ्रेंड्स क्योंकि मैंने अभी बताया कि अ सेट ऑफ इवेंट्स जो होती है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हम बात करें डिमार्केट करते हैं डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स की, तो दी रिफ्लेक्ट आवर आइडिया अबाउट द पास्ट। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे पास्ट को कि मतलब हम अपने पास्ट में कैसे थे, और या फिर आज आज उसी चीज़ से सीख करके हम अपने चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं वन पीरियड टू द नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, मील ने सोचा जो एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल, ये लोअर लेवल की सोसाइटी है, और सिविलाइजेशन देन यूरोप, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में जैसा कि उसने उन्होंने लिखा है, जेम्स मिल ने, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए था उन्हें कि जो एशियन सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड नहीं है और यूरोपियन बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले ये ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं था, मतलब इंडिया के बारे में ऐसा कहना चाह रहे हैं वो। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, उसके कहने के अनुसार ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। तो हिंदू और मुस्लिम के डेस्पोट्स जो थे, या हिंदू मुस्लिम ही रूल कर रहे थे। रिलीजियस टॉलरेंस इंटॉलरेंस था काफ़ी ज़्यादा, कास्ट अब्यूज़ थे, और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होती थी। डोमिनेट करता था सोशल लाइफ को ये, और ब्रिटिश रूल को। मिल ने सोचा कुड सिविलाइज इंडिया। तो मिल ने मतलब ऐसा बताने की कोशिश की है कि इस इंडिया को सिविलाइज करने का काम अंग्रेज़ों ने किया है। जबकि फ्रेंड्स, ये बातें जो लिखी गई हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होती थी, ये फ्रेंड्स ब्रिटिश रूल में भी एग्जिस्ट करती थी। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस टॉलरेंस स्टार्ट हो गया या कास्ट एब्यूट नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय भी चल रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय भी काले गोरे का भेदभाव तो हमें देखने को मिला ही है। उसके अलावा ऊंच नीच का भी भेदभाव देखने को मिला ही है। तो फ्रेंड्स, आखिर डिफरेंसेस कहाँ ख़त्म हो गई थी? आखिर उस समय भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर में, पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। और ओके, थैंक यू।